सभी हमारे प्यारे मित्रों को नमस्कार। और ये लाइव भी हमेशा की तरह ऐसा ही था कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे कोई लाइव आना है। लेकिन मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि जब किसान आंदोलन किया गया वो भगत सिंह जी के नाम पर किया गया था कि भगत सिंह जी का उस दिन जन्मदिन था और लोगों ने कहा कि हम भगत सिंह क्रांति का जो उनका संगठन बनाया गया है उसके लोग हैं। असल में वो कांग्रेस के लोग थे और वो दिल्ली में आकर के उसी दिन ट्रैक्टर फूंक देते हैं। और आज हम देखा ही है हमने कल किस प्रकार से एक नकली गांधी खानदान ने गांधी के नाम पर जो कुछ भी कल हुआ और नकली गांधी खानदान के नाम पर जो कुछ भी हुआ, ओवर एक्टिंग की गई। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक तरीके से मैं इसको रेप टूरिज़्म ही कहूँगा कि कोई जयपुर नहीं जा रहा है, कोई महाराष्ट्र की खबर नहीं ले रहा है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हो रही हैं वो आज नकली गांधियों के द्वारा हो रही हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं असली गांधी के विषय में कि असली गांधी कैसे थे और क्या थे। मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे सत्य सनातन के जो रेगुलर दर्शक हैं उनको तो पता ही होगा कि हमने मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है और गाजी महात्मा के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल है, वो पूरी की पूरी रिसर्च है। तो इसलिए मैं नकली गांधियों के विषय में नहीं बल्कि आज असली गांधी के विषय में बात करने का विषय है। और इसके अनुसार जो है जिन अपराधों के लिए आज आसाराम बापू जेल में हैं उससे भी भयानक सेक्स क्राइम किए हैं मोहनदास करमचंद गांधी ने। दक्षिण भारत में त्रावणकोर राज्य के प्रधानमंत्री ने गांधी को अ मोस्ट डेंजरस सेमी सिप्रेस्ड सेक्स मैनियक तक कहा था, यानी कि बहुत डेंजरस है और सेक्स मैनियक यानी कि जो सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से व्याकुल लोग होते हैं। इसकी तो सही सही हिंदी तो आप लोग ही मुझे बता पाएंगे। लेकिन इसमें आगे कहा गया है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि सेक्स एक ऐसा विषय रहा है जिसने कि गांधी को आजीवन ही परेशान बनाए रखा है। संभवतः इस कारण उन्होंने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा भी है। साथ ही आश्चर्य की बात यह भी है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि इस विषय पर उनके सहयोगियों, परिजनों, करीबियों और लेखक पत्रकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि गांधी के करीबियों और उनकी छवि जो थी उसकी चिंता करने वालों ने ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिटाई भी हैं और नष्ट भी की हैं जो कि गांधी के द्वारा अपने जीवन में सेक्स को लेकर के जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ब्रिटेन के इतिहासकार जेड एडम्स शेड्स ने महात्मा गांधी के सेक्स जीवन पर लिखी किताब एक जारी की। किताब का नाम था गांधी नेकेड एम्बिशन। ब्रिटेन के इतिहासकार जेड एडम्स शेड्स ने महात्मा गांधी के सेक्स जीवन पर लिखी किताब में बहुत सारी बातें लिखी थी और उसमें उनकी सेक्स लाइफ कठोर प्रयोगों से भरी रही, इस विषय में भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे। किताब में भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता, वैसे तो जिस देश की जो संस्कृति है वो करोड़ों साल पुरानी हो, उसका बाप कोई 150 साल पुराना नहीं हो सकता, 100-150 साल पुराना नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक स्कैम था, ये नेहरू खानदान का एक स्कैम था ताकि वहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी को रखा जा सके और लोग किसी एक ऐसे फटेहाल फकीर के आगे नतमस्तक हो सके जिसके नाम पर वोट मांगी जा सके। किताब में महात्मा गांधी के यौन जीवन के विषय में बहुत कुछ लिखा गया। इसमें ऐसी बातें भी हैं जिन पर बहुत सारा विवाद भी हो सकता है। जेड एडम शेड्स का दावा है कि उन्होंने महात्मा गांधी के सैकड़ों खतों की छानबीन के बाद में इस किताब को लिखा है और इस दावे के साथ ही उन्होंने इस किताब को प्रकाशित भी किया है। इस किताब में ये बात कही गई है कि बुढ़ापे के दिनों में बापू कई जवान महिलाओं के साथ नहाते थे, निर्वस्त्र होकर के मालिश भी करवाते थे। लेखक यह भी दावा करता है कि वह अपनी शिष्याओं के साथ में सोते थे और कहा गया है कि ऐसे सबूत नहीं मिले जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि उन महिलाओं के साथ में गांधी के यौन संबंध नहीं थे। गांधी के विश्वासों, शिक्षाओं और असामान्य निजी विचारों में पवित्रता एक ऐसा दुराग्रह लगती है
जिसके परिणाम स्वरूप उनके विचित्र सेक्स जीवन की कहानियां सामने आती हैं। उनके इन विचारों का कड़ा विरोध उनके जीवन काल में शुरू हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी भूमिका थी उसको उन्होंने बनाए रखा, ताकि उनका जो पर्सनल लाइफ है और जो उनकी सेक्स लाइफ है उसके ऊपर कोई भी सवाल खड़ा ना कर सके। और इस भूमिका का कारण ही उनको किसी ने राष्ट्रपिता कहा तो किसी ने महात्मा, इस तरीके के बहुत सारे विभूषण से उनको सम्मानित भी किया जाने लगा। और लंबे अरसे समय तक उनको केवल सम्मान की नज़र से ही देखा गया। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर इस सम्मान की भावना को पैदा भी कर लेते हैं। अब आपने देखा ही होगा, इस आर्टिकल की स्टार्टिंग में बताया गया कि किस प्रकार से जब जो आसाराम ने भी जो कांड नहीं किए हैं, या राम रहीम ने भी जो कांड नहीं किए, रामपाल ने जो कांड नहीं किए, उससे बड़े कांड महात्मा गांधी ने कर चुके हैं। लेकिन वो छवि बनानी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आप ये अगर छवि नहीं बना करके रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भी आकर के सवाल खड़ा कर सकता है। अभी सम्मान उम्मान की तो भावना एक तरफ है, लेकिन जब ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी जा चुकी हैं और इनमें भी वो सारे खुलासे हो चुके हैं, तो ऐसे समय में क्या गाजी के विषय में बातों को करना जरूरी नहीं बन जाता है? बिल्कुल बनता है। इसी वजह से एक जगह पर यह भी जिक्र आता है कि जब उनके पिता मृत्युशैया पर थे तो उस समय पर गांधी सेक्स कर रहे थे। ये जानकर के बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा आपको कि स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत में त्रावणकोर राज्य के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस विषय में भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने इस विषय में बताई हैं कि जिस समय पर किसी युवा को अपने पिता के अंतिम दर्शन करने चाहिए थे, उस समय पर गांधी के अंदर अचानक से वासनात्मक प्यार जागृत हो जाता है और वो अपनी वाइफ को लेकर के कमरे में चले जाते हैं। जब उनके पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनका अंतिम बच्चा इस बात के 15 वर्ष के बाद में सन 1900 में पैदा हुआ था। और अब ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर जो उनके सेक्स गेम थे उनके बारे में बात करते हैं। गांधी ब्रह्मचर्य को अपनी ही तरह से चुनौती दे रहे थे अपने बुढ़ापे में। वैसे चाणक्य जी ने यह बात कही है कि अगर आपको ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने ही हैं तो युवावस्था में कीजिए, क्योंकि उस समय पर असली कंट्रोल देखने को मिलता है। यदि आप युवा हैं तो उस समय पर आपको पता लगता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते अथवा नहीं। बुढ़ापे में जब आपके अंदर की शक्तियां क्षीण हो जाएं, जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, उस समय पर आपको किसने कहा कि आप ब्रह्मचर्य के प्रयोग कीजिए? लेकिन गांधी बाबा जो हैं उसी समय पर अपने प्रयोग आरंभ करते हैं और उन्होंने अपने आश्रम में एक पूरी तरीके से सेक्स का प्रयोग शुरू कर दिया था। और वहाँ पर तब लड़के और लड़कियों का साथ रहना, नहाना और सोना जो था, उस समय पर, उस समय की बात है जब तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस समय पर भी ये सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन अगर वो कोई सेक्स संबंध बात करते थे, लड़के लड़कियां जिनको वहाँ पर सोने के लिए अलाउ किया जाता था, लेकिन अगर वो सोते समय या उसके बाद में इस प्रकार की बातें करते तो उनको दंडित किया जाता था। लेकिन महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रहना पड़े, पतियों को लेकर के गांधी की सलाह ये थी कि उन्हें अपनी पत्नियों के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, और जब उन्हें काम संबंधी इच्छा सताए तो उनको ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। अब बताओ। और खुद वो क्या करते थे? खुद वो ऐसे समय में नग्न अवस्था में होकर के, नग्न अवस्था में लड़कियों के साथ में सोते थे और ब्रह्मचर्य के प्रयोग किया करते थे। ये नियम सभी के लिए नहीं थे। गांधी जी इसके अपवाद रहा करते थे। वो गांधी जी थे जो ठंडे पानी से नहीं नहाते थे बल्कि साथ में सोया करते थे। इवन सचिव की बहन के साथ निर्वस्त्र नहाते और सोते थे। गांधी के एक सचिव थे प्यारेलाल नैयर, उनकी एक सुंदर सी बहन थी सुशीला नैयर, और उनकी निजी चिकित्सक भी थी, और वे अपने बचपन से ही गांधी जी का ख्याल भी रखती थी, उनकी देखभाल भी करती थी। वो गांधी के साथ में नहाती भी थी और सोती भी थी। जब उनकी इस बात का विरोध किया गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वे किस तरीके से अपनी पवित्रता बनाए रखते हैं। यानी कि पवित्रता बनाए रखनी है तो दूसरी लड़की के साथ में नंगा नहाना जरूरी है। वो कहते थे कि जब वह नहाती है तो मैं अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद रख लेता हूँ,
मुझे नहीं पता कि वो नग्न होकर नहाती है या फिर अपने अंडरवियर पहन करके नहाती है, पर मैं आवाज़ों को पहचान कर यह बात कह सकता हूं कि वह साबुन का इस्तेमाल तो करती है। कहा जाता है कि गांधी की इस तरीके की निजी सेवा करने को उनकी बहुत बड़ी कृपा समझा जाता था। इससे आश्रम में रहने वाली महिलाओं में ईर्ष्या का भाव भी पैदा होता था। अब आप सोचिए कि आज के समय में कुछ लोग कहते हैं कि भाई फलाने बाबा ने ऐसा कर दिया, फलाने बाबा ने ऐसा कर दिया, लेकिन वो बाबा जिसको आप नोट पर छापते हैं, जिसके बर्थडे के दिन आप छुट्टियां मनाते हैं, वो बाबा जिसको राष्ट्रपिता कह दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं मानता हूं कि कोई भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति इस भारत माता का लाल तो हो सकता है, इस राष्ट्र का बेटा तो हो सकता है, बेटी तो हो सकती है, लेकिन इसके माँ बाप नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने बताया आपको कि गांधी खानदान का एक सबसे पहला और सबसे बड़ा स्कैम यही था कि उन्होंने एक व्यक्ति को जिसका जीवन स्वयं इतने सारे, मैं कहूँगा कि गलत प्रयोगों से भरा हुआ था, उसको हमारा बापू बना करके छोड़कर चले गए। और उसके नाम पर यही नहीं, उसके नाम पर नेहरू प्लस मुस्लिम इक्वल टू गांधी वाली जो इक्वेशन दे करके गए हैं, उससे ये देश बहुत ज़्यादा त्रस्त है। कस्तूरबा की मौत के बाद जैसे उनकी उम्र बढ़ी, तब उनके पास बहुत सारी महिलाएं आने लगी। अच्छा, आपने इस्लाम के संस्थापक के विषय में सुना होगा कि जब उनकी जो पहली बीवी थी, जब वो बूढ़ी होकर के मर गई थी, तो उसके बाद में उनकी जो सेक्स लाइफ थी वो पूरी तरीके से ओपन हो गई थी, क्योंकि जो वाइफ थी वो कुछ करने नहीं देती थी। लेकिन उन्होंने फिर 6 साल, 9 साल, 22 साल, 21 साल, 50 साल जो उनको फंसा उसके साथ में उन्होंने निकाह किया, और उससे भी अलग बहुत सारी उनकी रखेल भी बहुत सारी थी। उसी प्रकार का एक पैगंबर, एक नबी बनने का पूरा प्रयास किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। अगर ये बात कही जाए इन सभी पुस्तकों, इन सभी आर्टिकल्स के आधार पर, तो शायद गलत नहीं होंगी। तो आर्टिकल कहता है कि बहुत सारी महिलाएं उनके पास में आने लगी और वे किसी भी महिला को अपने साथ सोने का मौका दे सकते थे, लेकिन महिलाओं के लिए आश्रम का यह नियम था कि वे अपने पतियों के साथ भी नहीं सो सकती थी। किसी के बिस्तर में भी महिलाएं रहती होंगी और तब भी वो प्रयोग करते ही रहते होंगे। इस तरह का विवरण उनके पत्रों में भी मिलता है, जिससे लगता है कि यह स्थिति स्ट्रिपटीज या नॉन कॉन्टैक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी जैसी रहती होगी। संभव है कि कई और अधिक खुलेपन को दर्शाने वाले पत्रों को नष्ट भी कर दिया गया होगा, लेकिन सेक्स की चाह जगाने वाले एक पत्र में यह लिखा गया है कि वीणा का मेरे साथ सोना एक आकस्मिक घटना कही जा सकती है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह मेरे साथ लिपट करके सोई थी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि गांधी के प्रयोग का मूल क्या केवल उनके करीब और लिपट कर सोने तक ही सीमित रहा होगा। 33 साल की सुशील और 18 साल की पोती मनु दोनों के ही साथ में नंगे सोने के शौकीन थे बापू। वर्ष 1947 में सुशीला 33 साल की हो गई थी। उनकी जगह गांधी के बिस्तर में तय की गई। स्वतंत्रता से पहले के सांप्रदायिक दंगों के समय में बंगाल में गांधी ने अपनी 18 वर्षीय पोती मनु को बुला भेजा और उसके साथ में वो सोने लगे। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ही मुस्लिमों के हाथों मारे जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण करना चाहिए। हमें अपना सर्वाधिक पवित्र बलिदान करना चाहिए और अब हम दोनों को नंगे सोना शुरू कर देना चाहिए। ये अक्षरशः उनकी बातें हैं जो पुस्तक में और आर्टिकल में स्पष्ट रूप से दी गई हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी की एक नई ही परिभाषा गढ़ दी थी, जिसमें कभी कोई वासनात्मक भाव ना हो और जो हमेशा ही ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहता हो, वह किसी भी प्रकार से चेतन या अचेतन में स्खलित नहीं हो सकता है। वह नंगी महिलाओं के साथ नंगा सो सकता है। महिलाएं चाहे जितनी सुंदर हों, पर वह किसी भी तरह से सेक्स के प्रति उत्तेजित नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन और निरंतर ईश्वर की ओर प्रगति कर सकता है और उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर के प्रति किया जाता है और अन्य किसी के लिए भी नहीं। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी का जो लेवल था वो बहुत ऊंचा था। अंकुर आर्य जैसे लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं।
ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने यह तय कर लिया था, यह स्पष्ट कर लिया था, यह जांच परख लिया था कि जिनके साथ में वो खुद सो रहे हैं, क्या उनका वो लेवल था? क्या उन लड़कियों का वो लेवल था? ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो बताते कि औरों का स्तर क्या है और मेरा स्तर क्या है। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने केवल अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, ना कि औरों के भी। औरों के क्या प्रयोग रहे हैं, औरों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो किस किताब में है? वो कहीं पर नहीं है। आप जरा सोचिए, कई बार ये बात सामने आती है कि भाई शरीर स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का ही समान है। अब दोनों का समान है तो दोनों के अंदर ही सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो इक्वलिटी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बाबा उस समय पर पूरी तरीके से वृद्ध हो चुके थे और समाप्त प्राय जीवन था उनका। उनको दो लोग जब तक उठाए ना, चलाए ना, फिराए ना, तब तक वो चल नहीं पाते थे। लेकिन वो जिसके साथ में प्रयोग कर रहे हैं वो कोई 18 साल की है, कोई 33 साल की, कोई 24 साल की है, कोई 25 साल की है, और वो है जो पूर्व में विवाहिता भी हैं, अर्थात उनका जो वैवाहिक जीवन होता है, जो सांसारिक जीवन है, जो आपसी संबंध है स्त्री पुरुष का, वो उसको कर भी चुके होंगे। लेकिन ऐसे में वो बापू के साथ में जब रहते होंगे तो क्या उनके अंदर इच्छाएं जागृत नहीं होती होंगी? क्या वो उस समय पर ब्रह्मचर्य को जारी रख पाए होंगे? क्या ये गाजी के द्वारा उन महिलाओं, उन लड़कियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं था? मैंने अभी सुना कि अभी 9-10 साल पहले बलात्कार के नियम बदले हैं। बलात्कार का अर्थ यही नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हो, बल्कि आप यदि जो प्राइवेट पार्ट है उसको टच भी करते हैं, यदि कोशिश तक भी करते हैं, तो वो भी रेप माना जाएगा। अब आप सोचिए कि गाजी और एक लड़की पूरी तरीके से निर्वस्त्र सो रहे हैं, और क्या उस समय पर आवश्यक नहीं है भाई इंटरकोर्स ही हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, टच भी हो सकता है, लेकिन वो रेप में काउंट होता। और आप जरा सोचिए कि जिनके लिए आप इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनको आप नोटों पर छाप करके बैठे हैं, यदि वो आज की तारीख में होते, यदि वो आज की तारीख में होते तो उनको क्या सजा ना मिलती, और कितनी सजाएं ना मिलती उनको, जरा आप सोच करके देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी पवित्रता के विचार को अपने निजी आदतों के तौर पर अपने आप ही परिभाषित कर लिया करते थे, औरों के विचार नहीं लिया करते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे। आम जनमानस में, आम लड़कियों में, महिलाओं में उनके प्रति आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जो अज्ञानी महिलाएं रही होंगी उनमें उनके प्रति आकर्षण भी रहा होगा। अब यहाँ तक तो उनके विचार आध्यात्मिक थे, कहा जा सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया कि हो सकता है कुछ लोग कहें कि आध्यात्मिक विचार थे। लेकिन स्वतंत्रता से पहले भारत जो भयानक उथल पुथल देख रहा था, उन्होंने खुद ही तय कर लिया था कि उनके सेक्स प्रयोगों की का बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व भी है। जब वो जवान थे, जब उनके पिताजी मर चुके थे, उस टाइम पर तो वो जवान थे, तब भी वो अंदर कमरे में सेक्स के प्रयोग ही कर रहे थे। गाजी का कहना था कि मैं कहता हूं कि देश की वास्तविक सेवा इस तरह के आचरण में है, लेकिन जब वे अपने दंभ में अधिक साहसी हो जाते थे, तब गांधी के इस व्यवहार पर व्यापक चर्चा भी होती थी, और प्रमुख राजनीतिज्ञ तथा उनके परिजन इसकी बहुत आलोचना भी किया करते थे, जब वो कहा करते थे कि सेक्सुअल लाइफ ऐसी होनी चाहिए। उनके स्टाफ ने के कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था, और इन लोगों में वो 2 संपादक भी शामिल थे जिन्होंने लड़कियों के साथ सोने के भाषणों को छापना बंद कर दिया था। लेकिन इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए गांधी ने आपत्तियों का ही सहारा लिया और कहा, अगर मैं मनु को अपने साथ नहीं सोने देता हूं, और हालांकि मैं इसे अनिवार्य मानता हूं कि उसे यह बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, तो क्या यह मुझ में कमजोरी की निशानी नहीं माना जाएगा? ये तो मेरी कमजोरी होगी अगर मैं मना कर दूं कि मनु मेरे साथ ना सोए। पोते की पत्नी के साथ भी गाजी ने प्रयोग किए इस प्रकार के भी दस्तावेज हैं। स्वतंत्रता से पहले जब गाजी का कारवां चल रहा था, तब उसमें उनके पोते कनू गांधी की 18 वर्षीय पत्नी आभा भी शामिल हो गई थी,
और अगस्त के अंत तक वे दोनों के साथ में सोने लगे थे। जब जनवरी 1948 में गांधी की हत्या हुई तब भी दोनों लड़कियां उनके दोनों ओर ही थी। गाजी की अंतिम वर्षों में मनु लगातार उनके साथ ही बनी रही, लेकिन बाद में परिजनों ने मनु को इस दृश्य से हटा लिया था। तब गांधी ने अपने बेटे और मनु के पिता देवदास को लिखा था कि मैंने उससे कहा था कि वह मेरे साथ सोने के बारे में लिखे, लेकिन गांधी की छवि की चिंता करने वालों लोगों ने उनके इस जीवन के पहलू को दृश्य पटल से ही गायब कर दिया। यानी गांधी खुद भी चाहता था कि उसकी पोती उन एक्सपीरियंसेस को लिखे। गांधी जी के बेटे देवदास मनु को दिल्ली स्टेशन ले गए, जहां उन्होंने उनसे कहा कि वह पूरी तरीके से अपना मुंह बंद करके रखे। 70 के दशक में जब सुशीला नैयर से ब्रह्मचर्य प्रयोग को लेकर के सवाल किए गए तो उनका कहना था कि गांधी के व्यवहार की आलोचना के जवाब में ब्रह्मचर्य प्रयोग को उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। बाद में जब लोगों ने उनके महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध, जिसमें मनु के साथ, आभा के साथ और मेरे साथ को लेकर के सवाल करने शुरू किए तो ब्रह्मचर्य प्रयोगों का विचार विकसित किया गया। इससे पहले के दिनों में इसे ब्रह्मचर्य प्रयोग कहने का कोई सवाल ही नहीं होता था। यानी कि गाजी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगने से बचाने के लिए बहुत सारा कुछ फैब्रिकेट करके ऊपर से क्रीम लिपापोती की गई थी। हालांकि इसको लेकर के आमतौर पर चर्चा होती थी और इसे गांधी की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह माना जाता था, लेकिन उनके सेक्सुअल बिहेवियर की उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक अनदेखी की गई और वो सारी चीज़ें जो थी वो एक साइड छिपा करके रख दी गई। यह तो असंभव हो सका, यह तो जब संभव हो सका कि हम सूचनाओं के आधार पर गांधी की एक संपूर्ण तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं और जितने भी उस समय के लेखक थे, उनकी जितनी भी बुक्स थी, उनका निचोड़ यदि हम निकालते हैं तो उनकी ये जो छवि है वो सामने आती है, जो कि जन जन तक पहुंचनी अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि वो सत्य के प्रयोग भी करते थे और उनके सच को भी यदि छिपाया गया तो ये भी बहुत गलत बात होगी हमारे देश के आज के युवाओं के लिए। और इस तस्वीर का सबसे प्रमुख भाग है कि उन्हें अपनी काम वासना की ताकत में बहुत अधिक विश्वास था। यह उनके लिए एक बड़े दुख की बात हो सकती है कि स्वतंत्रता के समय ज़्यादातर राजनीतिज्ञों ने उन्हें पहले से ही हाशिए पर डाल दिया था। कारण साफ था कि उनके ब्रह्मचर्य की तपस्या भी भारत को एकजुट नहीं कर सकी और कांग्रेस पार्टी के सत्ता के दलालों ने स्वतंत्रता की सारी शर्तों को तय कर लिया स्वयं से ही। बहुत से लोगों का कहना है कि जब उन्हें कस्तूरबा के प्रति घृणा पैदा हुई तो इसका एक कारण यह भी था कि वे 3 बच्चों की अशिक्षित माँ थी और संभवतः इस कारण से उनके साथ वो सोते भी नहीं थे। क्या यह संभव नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य अपनाने के नाम पर कस्तूरबा को अपना साथी बनाना पसंद कर सकते थे? बिल्कुल संभव था। 1882 में जब मोहनदास का कस्तूरबा के साथ में विवाह हुआ तब वे 13 और कस्तूरबा 14 साल की थी। पर जब वे दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो अपने पेशे के कारण वे कई सारे शिक्षित और शालीन महिलाओं के संपर्क में आए। उन्हें इन महिलाओं के साथ रहना अच्छा लगने लगा और वे इससे एक बौद्धिक आनंद भी लेते थे। यह आनंद उन्हें कस्तूरबा से मिलना संभव नहीं था। इस दौरान कम से कम 1 दर्जन महिलाएं उनके निकट संपर्क में आई और उनमें से 6 महिलाएं ऐसी थी जिनकी जीवन शैली पाश्चात्य थी। इन महिलाओं में ग्राहम पोलक, निल्ला क्रैम कुक, मैडलिन स्लेड जिसे मीरा बेन के नाम से भी जाना जाता है, मार्गेट स्पीगल, सोंजा स्केलेशन और ईस्टर फियरिंग, ये महिलाएं थी। जो भारतीय महिलाएं उनके करीब आई उनमें से श्रीमती प्रभादेवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, कंचन शाह, प्रेमाबेन कंटक, सुशीला नैयर और उनके पोते जयसुख लाल गांधी की पत्नी मनु गांधी, अवा गांधी और सरला देवी चौधरानी जो कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। टैगोर की मां श्रीमती स्वर्णा कुमारी देवी गांधी और सरला देवी चौधरानी के 2 साल तक संबंध रहे थे और गांधी ने यह बात खुद मानी कि सरला देवी के साथ उनके संबंध काम वासना के करीब थे। सरला देवी के बाद प्रभावती देवी को गांधी का साथ मिला
गांधी और उनके संबंधों के बारे में गिरिजा कुमार लिखते हैं, गांधी को लेकर प्रभावती इतनी अधिक आसक्त थी कि वे एक दिन के लिए भी गांधी से अलग नहीं रह पाती थी। उनकी निराशा में हिस्टीरिया बहुत अधिक दिखने लगता था। वे लगातार घंटों तक बेहोश रहा करती थी। इस मामले में एमवी कामत लिखते हैं कि अपने ही तरीके से और बिना इसका अर्थ रखे गांधी ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। जब उन्हें आगा खान पैलेस में कैद करके रखा गया था, तब उनका कस्तूरबा के साथ मेल मिलाप हुआ। गांधी मरने के बाद ही प्रभावती अपने पति गांधी के मरने के बाद में ही प्रभावती अपने पति के साथ सहज जीवन बिता सकी, इतना तक नहीं बिता सकी। ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर के गांधी के इन प्रयोगों से बहुत लोगों को घृणा थी। 1938 में प्रेमाबेन कंटक ने प्रसाद और दीक्षा लिखी, जो पुस्तकें थी, जिसमें उन्होंने गांधी के साथ अपनी सेक्स लाइफ को भी लिखा। इस परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हंगामा भी हुआ था। ब्रह्मचर्य को लेकर के गांधी के यह प्रयोग तब शुरू हुए जब वे 1915 में भारत में वापस लौटे और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अलग से उन्होंने एक आश्रम बनाया जहां पर किसी का आना जाना बना था, और वहां पर उन्होंने अपनी जो जितनी भी महिला सहयोगी थी उनके साथ में नग्नता का प्रदर्शन बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप आश्रम के अन्य सदस्यों में भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी फैल चुकी थी। इस हंगामे का मुख्य कारण भी उनका दोहरा रवैया था। आश्रम के अन्य सदस्यों के लिए उन्होंने महिलाओं को लेकर के पूरी तरीके से कड़े नियम बना रखे थे कि महिलाओं को पूरी तरीके से त्याग दीजिए, लेकिन वे खुद इस तरह के बंधन से मुक्त थे। उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं था। इसका स्पष्टीकरण देते समय वो कहते थे कि वो तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव हैं स्वयं में ही, इसलिए उनमें कोई शारीरिक भूख नहीं है, लेकिन आम जनमानस में भूख होती है, इसलिए उनके लिए नियम बनाना जरूरी है। अन्य सदस्यों को धोखा देने के लिए वो कहते थे, कहा भी करते थे कि वे सबकी माँ है। इस कारण से आश्रम की प्रत्येक महिला या तो उनकी माँ है या फिर बहन है। दूसरे लोगों को वे अन्य तरीके से धोखा देते थे और वे कहते थे कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह अंतरात्मा के कहने पर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वे ईश्वर के आदेश पर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उनके सारे काम बहुत ही पवित्र हैं। यानी कि इन सब बातों से हमें लगता है कि मोहनदास करमचंद गाजी पूरी तरीके से इस्लाम को पढ़ चुके थे और इस्लाम के पैगंबर, उसके संस्थापक के जीवन चरित्र को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, और वो वही सब बातें किया करते थे जो कि उस समय पर नबी साहब किया करते थे। आश्रम के अन्य सदस्यों की नाराज़गी को देखते हुए गांधी को कुछ समय के लिए अपनी सेक्स संबंधी गतिविधियों को बंद भी कर देना पड़ा था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के नाम पर एक अलग ही बिस्तर पर बहुत सारी नग्न महिलाओं के साथ में सोना शुरू कर दिया। शुरुआत में वे और उनकी महिला सहयोगियों ने एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर सोना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही नग्न गांधी अन्य नग्न महिलाओं के साथ में सोना शुरू कर चुके थे। वे कहते थे कि बहुत सारी नग्न महिलाओं के साथ सोने में उन्हें गर्मी मिलती है और यह क्रिया उनके लिए नेचुरोपैथी का काम करती है। वे यह भी कहते थे कि एक साथ बहुत सारी नग्न महिलाओं के साथ सोने से ब्रह्मचर्य में उनकी सफलता को आंकने में बहुत मदद मिलती है। ये मेरा उतना ही बड़ा पैरामीटर बन जाता है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि गांधी ने अपने प्रयोगों को सफल माना, क्योंकि इतनी अधिक उत्तेजना के बावजूद उनके अंग विशेष में कोई भी क्रिया नहीं हुआ करती थी, ऐसा उनके साथ में प्रयोग करने वाली महिलाएं भी बताती हैं। बहुत कम लोगों को इस बात पर विश्वास होगा कि सत्याग्रह और अहिंसा के बाद उनके लेखों और पत्रों का दूसरा मुख्य विषय केवल और केवल सेक्स ही होता था। ये पत्र वे उन लोगों को लिखते थे जो कि उन्हें प्रशंसा भरे पत्र लिखते थे। 5 लेखों की एक श्रृंखला उन्होंने ब्रह्मचर्य के अपने प्रयोगों, नंगी महिलाओं के साथ सोने और उनके बहुत सारे और अन्य जितनी भी अंतरंगी बातें थी उनके बारे में ही लिखी थी। बाद में इन लेखों का हरिजन में प्रकाशन भी कराया गया था। इस संदर्भ में यह ध्यान देने लायक बात है कि युवा और किशोर वय के जो लड़कों को रात में सपने आते हैं, उनकी जो समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो महीने में
एक दिन उन्हें इस समस्या का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन ये अविश्वसनीय बात है कि मुंबई में जब वो 67 वर्ष के वृद्ध थे तब भी उनको ऐसी कोई समस्या होती होगी। यह एक उदाहरण गांधी के सेक्स को लेकर के उनकी विकृति को बताने के लिए ही पर्याप्त है। यह बात खुद गांधी ने स्वीकार की है कि अपनी मृत्यु तक वे अपनी सेक्स संबंधी विकृति पर काबू नहीं पा सके। वो स्वयं इस बात को स्वीकारते भी हैं। गांधी के अनुसार सक्रिय ब्रह्मचर्य वह होता है जब विपरीत सेक्स की मौजूदगी में भी आप खुद पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। गांधी ने अपने ये प्रयोग बहुत सारी महिलाओं के साथ किए, जिनमें से एक उनके पोते कनु गांधी की 16 वर्षीय पत्नी आभा भी थी। और इसी प्रकार से उनके अलग अलग विषयों में बहुत सारी बातें हैं। 1946 में गांधी नोआखाली गए और उस समय पर मनु उनके साथ में सोती थी। वे उस समय कहा करते थे कि नग्न मनु के साथ उन्हें नग्न सोने से बहुत अधिक लाभ होता है। इससे उन्हें देश विभाजन और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी गंभीर समस्याओं पर विचार करने में मदद मिलती है। वो कहा करते थे कि वे मनु के साथ उसकी माँ की तरह सोते हैं और आभा और मनु उनके चलने का सहारा है। क्या कभी किसी माँ को किसी बेटी के साथ में नग्न अवस्था में सोते हुए देखा है? लेकिन गांधी की परिभाषाएं बड़ी अजीब किस्म की हुआ करती थी। वो उनकी माँ बन जाया करते थे। मनु शादीशुदा थी और उनके पति का नाम सुरेंद्र मशरूवाला था। मार्च 1945 में उन्होंने प्रेस रिपोर्ट्स में कहा कि नग्न आभा और मनु के साथ सोकर उन्हें ब्रह्मचर्य के अपने अलग ही प्रयोग मिलते हैं। अब देखिए, इस प्रयोग में कस्तूरबा के साथ मिला करते थे और बताया भी करते थे, लेकिन तब इस प्रकार के जो परिणाम हुआ करते थे कस्तूरबा के साथ वो परिणाम नहीं आते थे जैसे कि उन अन्य युवा लड़कियों के साथ में आते थे। स्वाभाविक सी बात है कि इन बातों से गांधी की तीखी आलोचना बहुत हुई और ब्रह्मचर्य के नाम पर सेक्स की विकृति से उनके जितने भी करीबी सहयोगी थे वो सब बहुत नाराज थे। एक दिन उनके स्टेनोग्राफर आरपी परशुराम ने उन्हें नग्न मनु के साथ लेटे हुए देख लिया तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वहाँ से चले गए। उनको गांधी का जवाब था कि वो जो चाहते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे आश्रम में रहें या जाएं। अच्छा, आपने भी देखी होगी बॉबी देओल की एक सीरीज़ आई आश्रम। मुझे लगता है कि ये जो आश्रम सीरीज़ बनाई है, यदि वो मोहनदास करमचंद गाजी के ऊपर बनती तो शायद ज़्यादा अच्छी चलती। अभी तो वो इतनी चल नहीं पा रही है, लेकिन गाजी के ऊपर यदि उनके वास्तविक जीवन के ऊपर बनती तो बहुत अच्छी चलती। निर्मल कुमार बसु गांधी के विषय में गांधी के बहुत ही करीबी सहयोगी थे और गांधी के नोआखाली दौरे पर वे उनके साथ में ही थे। 17 दिसंबर की रात को एक अनोखी घटना घटी जिसमें निर्मल कुमार को गांधी का कट्टर आलोचक बना दिया। उस रात भी गांधी सामान्यतः नग्न मनु और सुशीला नैयर के साथ में सो रहे थे। भोर होने से पहले उन्हें ऐसा लगा कि जिस कमरे में गांधी और मनु सुशीला के साथ में सो रहे थे उसमें कुछ आश्चर्यजनक अस्वाभाविक बात हो गई है। उन्होंने देखा कि गांधी तीखी आवाज़ में चिल्ला रहे थे और अपने माथे को दोनों हाथों से पीट रहे थे। ना तो मनु और ना ही सुशीला ने कभी इस बात का जिक्र किया कि उस रात में क्या हुआ था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगना बहुत कठिन नहीं है कि संभवतः ही क्या हुआ होगा। ज़्यादातर संभावना इस बात की रही होगी कि गांधी ने सुशीला के साथ सेक्स संबंध बनाने की ज़बरदस्ती की होगी, लेकिन उन्होंने अनिच्छुक सुशीला से ज़बरदस्ती जब करनी चाहिए तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की होगी और इस बात से नाराज़ होकर के गांधी ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि सुशीला उस समय पर मदद के लिए चिल्ला रही होंगी। लेखक और ब्रॉडकास्टर जेड एडम्स ने गांधी की सेक्स लाइफ के बारे में सच्ची जानकारी देने की जो बात अपनी नवीनतम पुस्तक में कही है, उनका दावा है कि इस किताब को लिखने से पहले उन्होंने गांधी के जीवन पर लिखी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ा है और उसके बाद ही कोई बात लिखी गई है। अर्थात वो पूर्ण प्रमाणिक होने की बात करते हैं कि यह जो भी बातें हमने इस पुस्तक में लिखी हैं वो सारी की सारी पूर्ण प्रमाणिक हैं। अर्थात जो हम इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, यह सारी बातें जो हैं वो पूर्ण प्रमाणिक हैं और उन्हीं के आधार पर हमने आपको ये बातें बताई हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या 1948 में जो कुछ भी हुआ
पंडित नाथूराम गोडसे जी ने जो कुछ भी किया वो क्या सही था अथवा गलत था? क्या हमारे नोटों के ऊपर ऐसे व्यक्ति का फोटो आना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को हमें अपना आदर्श मानना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति के विषय में हमें पढ़ाया जाना चाहिए? और क्या ऐसे व्यक्ति के विषय में हमें अधूरा पढ़ाया जाना चाहिए अथवा पूरा पूरा पढ़ाया जाना चाहिए? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को नीचे कमेंट में आकर के उसका जवाब देना होगा, क्योंकि यह जो बात है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या, जिसमें लड़के भी हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, उनके विषय में है, उनके भविष्य के विषय में है। इसलिए आप लोगों को इस विषय में बात करनी अत्यंत आवश्यक है कि जिसको हम आदर्श मानते हैं उसका वास्तविक जीवन क्या है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको जन जन तक पहुंचाइए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सबसे सब्सक्राइब भी कराइए। और यदि आप हमें किसी भी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो से पूर्व की जितने भी वीडियोज़ हैं उनके पिन कमेंट में हमने लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप चाहें, जितना भी चाहें, वो सपोर्ट आप कर सकते हैं। आपकी हर प्रकार की सपोर्ट की सत्य सनातन को आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका जीवन मंगलमय हो और इसी प्रकार से झूठ से पर्दा आपके जीवन से उठता रहे और सत्य का सामना आप लोगों का होता रहे। धन्यवाद।